Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing an ARK9 dear और ये all important question है 5 marks का लगभग ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए पक्का बेटा रहेगा. ठीक है, कॉम्पिटिशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. CCI किसी भी कॉम्बिनेशन को वॉइड या ऑफ कोर्स उसका डिसअप्रूव करने से पहले कुछ फैक्टर्स देखेगी. अगर ये फैक्टर्स जो पढ़ने वाले और सीखने वाले हैं, अगर ये मान लीजिएगा उस कॉम्बिनेशन में उन्हें दिख रहे हैं, उनकी झलक भी दिख रही है, तो CCI उसे अप्रूव नहीं करेगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है अक्सर, क्योंकि इस पे ना कई केस लॉस भी हैं. ठीक है, बट अभी इस सेशन के अंदर उन फैक्टर्स को हम लोग समझेंगे और याद करेंगे. रट्टा नहीं मारेंगे, पहले समझेंगे फिर रट देंगे. समझना मेरी बात को, क्या कह रहे हैं, पहले समझना. क्योंकि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन अप्लाइड फॉर्म में आ गया, केस फॉर्म में आ गया, सो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ऑलराइट, एंड उसके बाद में फिर हम उसको चाहे रट के छोड़ देंगे. मतलब पहले तो समझना अच्छे से. ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स है भाई, याद तो करने पड़ेंगे ना. जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर याद ही नहीं करोगे तो लिख के क्या आओगे. तो समझना है फिर याद करना है. आइए स्टार्ट करते हैं. सो CCI ना अभी क्या होगा देखो, समझो. CCI को चिंता ये लगी जा रही है कि भाई जो यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या ये कॉम्बिनेशन ध्यान सुनना, क्या ये कॉम्बिनेशन appreciable adverse effect on competition ऐसा हो रहा है क्या. वापस सुनो, क्या इस कॉम्बिनेशन से क्या इस कॉम्पिटिशन से एडवर्स एप्रिशिएबल इफेक्ट हो रहा है ऑन कॉम्पिटिशन. अगर ऐसा इस कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है तो कैसे फाइंड आउट करें भाई, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है. उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं. ठीक है, फिर बोल दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको हल्के में मत लेना यार. ठीक है, तुम्हारे मार्क्स का खेल है सारा. 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रखता है, कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को कंसीडर करें कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ जी ये कॉम्बिनेशन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट छोड़ सकता है. जैसे देखो, ध्यान सुनना, किसी मार्केट में अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, आप जानते हैं ना इंपोर्ट्स, हाँ, मान लीजिएगा इंडिया के अंदर कंपटीशन को डिफीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ऐसी कंट्रीज से ऐसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं जो आपके इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहा है. अब बोला यार ये भी गड़बड़ है. हाँ जी बिल्कुल. तो ये देखा जाएगा कि क्या जो भी एक्चुअली पोटेंशियल कंपटीशन है वो थ्रू इंपोर्ट्स इन मार्केट किस तरीके से है. जैसे चाइना ने आपने देखा ना धूम मचा दिया, ओप्पो ले लो, वीपो ले लो, फोन की तो भैया इंडस्ट्री के अंदर, सेलफोन की इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने एक अलग ही मार्केट बना दिया. ऑलराइट, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में. अब जहां पर चाइना इस तरह का मार्केट कर रहा है और इंडियन जहां पर जो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए डिफिकल्टी हो गया. अब अच्छा भी है, यू नो, इट्स गुड, कॉम्पिटिशन इज गुड, बट ये देखा जाएगा कि इंपोर्ट से कितना इंपैक्ट आ रहा है. फिर और क्या हो सकता है सर, एंट्री बैरियर का मतलब क्या है. सपोज करो किसी मार्केट में एंटर होने के लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं. सो एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू द, यू नो, एक्सटेंट ऑफ बैरियर किस चीज के, टू एंट्री इनटू द मार्केट. अब समझना बैरियर क्या मतलब यहाँ पे क्या है. टेक्नोलॉजी चैलेंजेस क्या रहते हैं, बोलो मेरे साथ में, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस क्या रहते हैं. गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा है उस मार्केट के लिए, बात पकड़ में आ रहा है. या पेटेंट्स, स्टार्टअप की कॉस्ट कितनी आती है, बात पकड़ में आ रहा है. कुछ एग्जांपल्स समझ में आ रहे हैं. ये कैसे बैरियर्स हैं कि भैया बड़ा सारा टेक्नोलॉजी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं. जैसे आपने देखा होगा मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा खतरनाक मोड आया कि एक के बाद एक टेक्नोलॉजी. आप फैशन इंडस्ट्री में देख लीजिएगा, अगर हम देखें कुछ चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं मेजर. ठीक है, सो टेक्नोलॉजी चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, पेटेंट्स, स्टार्टअप कॉस्ट, दीस आर सम बैरियर्स. कि अभी ये फैक्टर्स भी कंसीडर करेगा कि पता लगा, ध्यान समझना, दो बड़ी जंबो कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं भैया मार्केट में ना टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रेन करके रखती हैं. कि बोले ऐसा है, देख कंपनी ए और कंपनी बी आपस में मिल गए, ठीक है, और किसी को बता नहीं रखा है, और ये आपस में मिलकर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने देते ही नहीं किसी और का. ये अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को आगे पीछे कर देते हैं. जैसे मान लीजिएगा एक कंपनी सी है, उसने एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया तो कंपनी ए ने उसे चीप एंड बेस्ट प्राइसेस पे सेल करना स्टार्ट कर दिया. इससे क्या होगा, कंपनी सी की सेल अपने आप गिर जाएगी. समझो आज आपको एक सेलफोन मिल रहा है, एक स्मार्टफोन जिसकी कीमत मान लीजिएगा 15,000 रुपीज कंपनी सी चार्ज करती है विद न्यू फंक्शंस, न्यू सॉफ्टवेयर. ऑलराइट,
कंपनी सी जंबो कंपनी है, कंपनी सी ने सेम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी एट ₹10,000, बोला भाड़ में जाए। अब बेचारी कंपनी सी इतनी मुश्किल मेहनत के बाद में एक टेक्नोलॉजी लेकर आया और उधर पता लगा कंपनी ए ने आते ही मार्केट उड़ा दिया कंपनी सी का। ऐसा हुआ, तुम ध्यान देखो ना, ओप्पो वीवो के सेलफोन के केसेस में ऐसा हुआ, ठीक है, बट वो गलत नहीं था। फिर बताते हैं, बात पकड़ में आ रहा है। सो एंट्री बैरियर्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है, कहीं हाँ पेटेंट्स की फॉर्म में आ गया, स्टार्टअप की कॉस्ट कितनी आ रही है, ये भी एक एंट्री बैरियर है। ऑलराइट, याद हो रहा है। फिर लेवल ऑफ कंपटीशन चेक करेंगे। लेवल ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि भैया कैसा है ये, मर्जर है, अमलगमेशन है, एक्विजिशन है, या डिसीव कंट्रोल है, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल है, तो किस तरह का लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन उसे चेक किया जाएगा। काउंटर डिग्री ऑफ काउंटर विलिंग पावर चेक करेंगे। सर ये पॉइंट कहां से आ रहे हैं? अरे बेटा तुम्हारी मॉड्यूल से बोल रहा हूँ सारे पॉइंट्स, अभी ना पहले तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, 4 पॉइंट समझा रहा हूं, 4-5 याद करवाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। एक बात याद रखना, सेशन का मजा जब है जब तुम भी साथ में याद कर लो। ऐसा बैठा देख रहे होंगे जो लोग, वैसे तो मैंने देखा है बड़े ही हमेशा इंकरेज रहते हैं सीखने के लिए, लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है यहाँ देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हो यार, लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, कुछ और कर लो, सी छोड़ दो, बट साथ में बोलो, देखो, याद करो, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4 बात करता है डिग्री ऑफ काउंटरविलिंग पावर। अभी बड़ी खतरनाक चीज होती है, समझो। डिग्री ऑफ काउंटरविलिंग पावर का मतलब क्या है? जैसे बायर्स हैं, ठीक है, बायर्स हैं, एक बायर अकेला भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ बायर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ बायर्स भी हो सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ बायर या बायर क्या करेंगे, सेलर से अपनी टर्म एंड कंडीशन पे, सेलर से अपनी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब कि बायर्स का मार्केट पावर इतना खतरनाक है कि सेलर को बोलते हैं कि भाई ऐसा इतने पे हम लेंगे, नहीं तो हमारे पास में क्या है, अल्टरनेटिव्स, हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तेरे को छोड़ देंगे, किसी और से ले लेंगे, जा नहीं ले रहे तेरे से। आपने देखा है ना, जैसे एग्जांपल देख समझाता हूँ, इंडिया के अंदर फार्मर्स के साथ ऐसे ही तो होता था पहले, है कि कुछ स्कीम्स आई गवर्नमेंट की, वो बात अलग है, कई जगह फिर भी वही घपलाबाजी है, क्योंकि मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। पेपर तो बहुत अच्छा लिखते हो, है ना, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर कि भैया गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, बट इन रियलिटी नहीं है, ये बता रहे हैं। कभी जाओ, विजिट करो, पूछो, मिलो तो पता लगेगा। एनीवेज, कम टू द पॉइंट, देखो समझो, जब हम बोल रहे हैं क्या, डिग्री ऑफ काउंटरविलिंग पावर। डिग्री ऑफ काउंटरविलिंग पावर का मतलब समझना, जैसे फार्मर्स है, अब बेचारे ने अभी खेती किया अपना, वो बेचना चाहता अपना प्रोडक्ट कि भैया कोई खरीदार मिले उसको, लेकिन खरीदार जो है, बायर्स हैं, वो अपनी शर्तें लगा रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ये जो तूने तेरा जो प्रोडक्ट रेडी किया है ना, इसको हम लोग इतना भी खरीदेंगे। और हर एक बायर ने, ग्रुप ऑफ बायर्स ने, या तो कोई डोमिनेंट बायर है या ग्रुप ऑफ बायर ने डिसाइड कर रखा है कि कम प्राइसेस पे, डिप्रेस्ड प्राइसेस पर हम सेलर से चीजें खरीदेंगे। और सेलर को मजबूरी में क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि क्या होता है ना, अल्टीमेटली बायर के पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। बायर के पास क्या अवेलेबल है? अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो ये एक गड़बड़ वाला सिचुएशन बन जाता है। खूब समझ में आ रहा होगी बात पकड़ में आया? अच्छा, अब सुनो आगे की मेरी बात। 4 पॉइंट हमने याद किए हैं, पता भी नहीं चला हुआ कहीं होगा कि 4 पॉइंट बोल चुका हूं। पहला पॉइंट सिखाया था, सुनो मेरी बात ध्यान से, कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट। कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट, बात पकड़ में आ रहा है? कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स, कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट। सर पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा हमने क्या सीखा? अच्छा एक बात समझना, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है ना बड़ा मजेदार है, वैसे भी याद हो जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ बैरियर, एक्सटेंट ऑफ बैरियर, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मार्केट। जैसे बैरियर क्या क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हो सकती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, भैया पेटेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, या फिर स्टार्टअप कॉस्ट हो सकती है। बात पकड़ में आया? ऑलराइट सर, ये भी क्लियर है। फिर हमने पॉइंट थर्ड सीखा, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर है, एक्विजिशन है, अमलगमेशन है, डिसीव कंट्रोल है, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर फोर्थ हमने क्या सीखा? डिग्री ऑफ काउंटरविलिंग पावर। डिग्री ऑफ काउंटरविलिंग पावर का मतलब है पावर ऑफ द बायर इन द मार्केट। बायर, क्लियर? 4 पॉइंट याद हुआ? एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूं, आ जाओ मेरे साथ में, बुक से सीख लो, अच्छे से सीख लो। पहला पॉइंट हमने बोला, बोलो, एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इन द मार्केट। कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इनटू द मार्केट, बोलो ना एक बार वापस सर, कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इनटू द मार्केट। दूसरा, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इनटू द मार्केट, एक्सटेंट ऑफ द बैरियर्स इनटू द मार्केट। एग्जांपल देखो, चाहो तो नोट करो, अच्छी बात है, नोट करोगे आगे बहुत कम आएगा। किस में काम आएगा? केस लॉ सॉल्व करने में काम आएगा,
अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करने में काम आएगा। केस तो पता लगे ना, एक्सटेंट ऑफ बैरियर है नहीं है। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, चैलेंजेस, सॉरी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, पेटेंट्स हैं, एजुकेशन, जी हाँ एजुकेशन, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट, ये सब के सब क्या है, बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब अगर स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी है सर, क्या बिजनेस स्टार्ट करें सर। अब जैसे पहले आपको याद होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, अगर याद हो आपको, ठीक है जी, अगर 1951 वाला हम बात करें, आपने देखा ना उसमें इतना रिजिड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था कि हर कोई बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता ही था, और जो बहुत अमीर लोग था ना वो लोग ही कर पाता था। तो एक तरीके का बैरियर था उस टाइम पे, तभी मोनोपोली बहुत जबरदस्त क्रिएट होती थी, आपको याद होगा तभी MRTB एक्ट आया था। ऑलराइट सर, हमने दूसरा पॉइंट भी याद कर लिया है। पहला पॉइंट हमने याद किया कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट्स इनटू मार्केट, दूसरा हमने पॉइंट याद किया है बैरियर, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंटर इनटू द मार्केट। फिर थर्ड हमने पॉइंट याद किया क्या, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, बोलो मेरे साथ में, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या दिए हैं यहाँ पर, मर्जर हो गया, अमलगवीशन है, एक्विजिशन है, एक्सेट्रा। क्लियर एकदम? ऑलराइट सर, चलो ऑलराइट, देखो फिर आ गया डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर। डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर मतलब भी बताया था ना कि बायर या ग्रुप ऑफ बायर्स व्हाट हैविंग द मार्केट पावर, मतलब ये लोग ना सेलर से प्राइसेस, कम प्राइसेस पर चीजें खरीदने को तैयार हो जाता है। क्यों खरीदता है कम प्राइस पे, कम पर दे, नहीं तो अल्टरनेटिव अवेलेबल है। मैंने अभी एग्जांपल दिया फार्मर्स का, आई होप याद रहेगा, ये रियल एग्जांपल्स हैं। एनीवेज 4 पॉइंट याद हो गए हमको। अब देखो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, कहता है likelihood that combination would result into parties to combinations being able to significantly and substantially increase the prices of profit margin। मतलब क्या ऐसा है, likelihood मतलब समझते हैं ना possibilities, मैं जानता हूँ बच्चों को पता होगा मतलब इस बात की संभावना प्रदर्शित की जा रही है, लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन ना होने के बाद में या होगा, जो हो रहा है इससे क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली या सब्सटेंशियबली प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स के। अब जैसे जनरली क्या होता है, मान लीजिएगा आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नेसेसिटी है, आपकी डेली नेसेसिटी है, वो डेली नेसेसिटी फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आपने देखा होगा एलपीजी एक डेली नेसेसिटी है, ठीक है, आज का डेट में अगर देखा है पेट्रोलियम, ठीक है, इवन आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी डेली नेसेसिटी है। अब पता लगता है कि दो कंपनीज आपस में अगर मिल गया ये, और ये क्या करेगा, प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा और लोगों की क्या है वो नेसेसिटी खरीदना पड़ेगा, तो बोला देखना पड़ेगा अरे गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ऐसा, पकड़ में आ रहा है। सो आपको इसके कैसे याद रखेंगे सर, वेदर द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन या वेदर द रिजल्ट ऑफ सच कॉम्बिनेशन विल एनेबल द, वेदर द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन, क्या कह रहे हैं, वेदर द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन, क्या अल्टीमेटली क्या बेनिफिट मिल सकता है, आर एबल टू, क्या कर सकते हैं, एनेबल टू देम टू इंक्रीज द प्राइसेस और प्रॉफिट मार्जिन। सा याद रहेगा। फिर कहता है एक्सटेंड ऑफ इफेक्टिव कंपटीशन। इफेक्टिव कंपटीशन इज गुड। अब जानते हैं ना इफेक्टिव का मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना। सो इफेक्टिव कंपटीशन मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा भैया, वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड सेलर्स होंगे, ठीक है, आपने देखा ना, नो मोनोपोली क्रिएशन होगा, सबके लिए यहाँ पर अच्छी चॉइसेस अवेलेबल होंगी, इजी टू एंट्री इनटू द मार्केट, बैरियर्स नहीं होंगे। क्या एक्सटेंट ऑफ मतलब क्या परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल है, सो हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिव कंपटीशन। पॉइंट नंबर 2 याद हुआ। पॉइंट फर्स्ट में क्या है, पॉइंट फर्स्ट में देखा पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन able to significantly increase the prices of profit margin। फिर सेकेंड हमने देखा extent of, बोलो extent of effective competition। फिर आता है extent to which substitutes are available। जी हाँ, ये भी देखेंगे। substitutes अगर available है तो आप एक बात समझ कर देखिएगा कि वहां पर मोनोपोली क्रिएट करना तो हो ही सकता है पहली बार, ठीक है। जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा यार, ये ना इकोनॉमिक्स में हर कोई बच्चा पढ़ता है ना, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, कॉफी का सब्स्टिट्यूट टी है। ये इकोनॉमिक्स पढ़ी अगर आपने तो पहला तो आपने क्लास में सुना ही सुना एग्जांपल, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। ये वो मैं समझता हूँ इकोनॉमिक्स का वर्ल्ड वाइड एग्जांपल है जो हर एक इकोनॉमिक्स अपने लेक्चर में बताता है, ठीक है, हमने भी स्कूल में पढ़ा था। सो अब सब्स्टिट्यूट जहां अवेलेबल होंगे वहां पर कंपटीशन, आप समझ रहे हैं ना, वहां पर एडवर्सिटी कम होगी। मत पकड़ में आ रहा है, हाँ वहां पर भी क्रिएट हो सकता है बट लेटर मैं बताता हूं। सो 3 पॉइंट्स हमने अभी ऐड करने हैं, 3 नहीं चौथा याद करो साथ में मेरे। मार्केट शेयर,
मार्केट शेयर का मतलब ये है, जैसे आपने देखा वोडाफोन आइडिया आपस में मिलके उन्होंने अपना मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अंदर, जी हाँ, अगर हम बोले जैसे जियो, एयरटेल, ठीक है, फिर एक आया हमारा भाई साहब वोडाफोन आइडिया मिल गया, ये अदर्स के लिए छोड़ दी मैंने जगह, अदर्स, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जैसे जियो का मार्केट 17%, एयरटेल का 32% एज्यूम कर लीजिएगा, वहीं पर 42% के आसपास या उसके भी आसपास से, हाँ बिल्कुल। तो ये अकेला दो तरह से देखेंगे मार्केट शेयर का मतलब कि टेलीकॉम के अंदर आज के डेट में जो यूजर्स हैं वो 42% आफ्टर द कॉम्बिनेशन वोडाफोन आइडिया का बढ़ गया, बोला ठीक है। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी देखेंगे कि पहले वोडाफोन का कितना था और आइडिया कितना था और मिलने के बाद कितना हो रहा है। इसे टेस्ट हो सकता है कि भाई कितनी डोमिनेंस इनकी मार्केट में है। बात पकड़ में आया? तो हमने 4 पॉइंट और ऐड किए, 4 पॉइंट और ऐड कर लिए। देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, पॉइंट ई से हमने एच तक याद किया। मैं एक एडवाइस कर रहा हूं अपने मॉड्यूल में ना, अगर आप ऐसे ब्लॉक बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। 4 पॉइंट्स देन 4 पॉइंट्स ऐड करो, इजी होगा याद करना। क्योंकि एक बात समझो, मैं समझा रहा हूं, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें केस लॉ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमें समझना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फैक्टर्स तो याद करके ही लिखने पड़ेंगे ना। तो याद करने का तरीका क्या है, चीजों को समझेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे। ऑलराइट सर, तो एक बार 4 पॉइंट हमने जो और सीखे हैं भी उसे भी ऐड करते हैं फटाफट से। सो क्या कह रहे थे पॉइंट फर्स्ट में, पॉइंट हमारे फिफ्थ में, कि whether the parties to the combination are able to significantly increase the prices or profit margin। फिर हमने देखा extent of effective competition, बोलो मेरे साथ में, extent of effective competition। फिर हमने देखा availability of substitutes available in the market, availability of substitutes in the market। फिर उसके बाद देखा market share, individual भी और after the combination। Market share in the relevant market of the persons or enterprise in combination individually as well as the combination। 4 पॉइंट याद हो गया। अब हमने टोटल 8 पॉइंट याद कर लिए हैं। तो फर्स्ट में हमने देखा था, मैं तो बुलवाऊंगा भाई बार बार, मेरा पर्पस एक ही समझ लो यार, क्लास देखा, याद हुआ, बात खत्म। फिर एक बार टेस्ट हुआ, उसमें याद किया, बात खत्म। बार बार एक ही सब्जेक्ट के पीछे 24 घंटे नहीं पढ़ेंगे। मेरी क्लास तुम देख के भी टाइम अपना इन्वेस्ट करो, फिर क्लास देखने के बाद भी घंटों घंटों टाइम इन्वेस्ट करो, ऐसा थोड़ा ना करना है। बोलो मेरे साथ में, आओ, ठीक है, आओ बोलो फटाफट। पहला क्या देखा हमने, actual and potential level of competition through imports in the market, competition through imports into the market, keywords याद रखना, competition through imports into the market। फिर extent of barriers to entry into the market, alright sir, level of combination, degree of countervailing power, मेरे साथ बोलते चले हो, अब अपने पॉइंट्स रिवाइज करते चलो, ठीक है। and parties to the combination able to increase significantly prices or profit margin। इसके अलावा हमने सीखा extent of effective competition, alright। इसके बाद क्या सीखा हमने, extent of availability of substitutes in the market and market share in the relevant market individually as well as on the enterprise basis, even after individually or after the combination also। दोनों केस में देखेंगे क्या, मार्केट शेयर। ऑलराइट सर, फिर अगला ब्लॉक बनाते हैं। देखो अगला ब्लॉक बनाते हैं और चार्ट का, देखो आप सीखते हैं। कहता है likelihood that the combination will result in the removal of vigorous or effective competition। vigorous समझते हैं ना, healthy। भैया ऐसा तो नहीं ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हेल्थी कॉम्पिटिशन को खत्म कर रहा है। हेल्थी का मतलब समझते हैं ना कि भैया कंज्यूमर को चॉइसेस अवेलेबल है ना, उसके बेस्ट प्राइसेस पे चॉइसेस अवेलेबल है, एंट्री नए कॉम्पिटिटर्स एंट्री कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो सकती है, एक अच्छा खासा मार्केट चल रहा है। पता लगा ये कॉम्बिनेशन जैसे ही हुआ, कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली क्या कर दिया, एक इफेक्टिव या विग्रस मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो possibility of combination would result in removal of vigorous or effective competition। Alright sir, nature and extent of vertical integration बड़ी मजेदार चीज है। बिजनेस में बड़ा बनने के लिए कंपनी का ऐसा करती है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दिया आपके लिए कि जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ध्यान सुनना, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आपने देखा होगा जनरली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने ही जो कंपोनेंट्स में अपने पार्ट्स होते हैं, बॉडी है ना, कार के पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसका गियर बॉक्स है ना, या इंजन से रिलेटेड कोई कंपोनेंट्स हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि प्रोडक्शन
डिफरेंट प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट एक ही है, अचीव क्या करना है, कार बनानी है फाइनली, लेकिन इसकी प्रोडक्शन डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। डिफरेंट स्टेज पे जैसे कि टायर कोई और बना रहा है, इंजन कोई और बना रहा है, कार का बॉडी अलग से बन रहा है, सीट कोई और बना रहा है। सो इस केस में क्या कर रहे हैं, जब हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कार मैन्युफैक्चरर वो कार मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, वो कंपोनेंट्स का मतलब कार के पार्ट्स भी बनाता है और साथ के साथ डायरेक्टली सेल भी करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसने किसी और का नहीं लिखा, उसका खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। जैसे आपने देखा होगा मारुति अपना मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, अपना खुद का कंपोनेंट्स भी बनाता है, प्लस डायरेक्ट सेल करता है कस्टमर्स को। बात पकड़ में आया? सो कहीं ना कहीं ये हम देखेंगे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन है। ऑलराइट, वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब सर कॉम्बिनेशन की वजह से अगर हो रहा है तो ना पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग द बिजनेस। अब ये भी देखा जाएगा कि कितने चांसेस हैं बिजनेस फेल होने के, ठीक है, कई सारे फैक्टर्स हैं वैसे तो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इनोवेशंस, अब सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है, फिर समझो, इनोवेटिव तो हो रही है चीजें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस तो हो रही हैं, लेकिन जो डोमिनेंट पोजीशन रखता है मार्केट में वो नई चीजों को इंट्रोड्यूस होने से रोकता है। ऐसा है, अब जैसे मान लीजिएगा टेक्नोलॉजी का मार्केट है, ये कैसा है, ये कैसा है, डेवलपिंग, ये हमेशा ग्रो करता रहेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि सीसे देखेगा कि बोले ऐसा क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के मार्केट में, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल यहाँ पे सेल फोन्स का, स्मार्टफोन्स का, ऐसा क्या हो रहा है कि स्मार्टफोन्स में टेक्नोलॉजी नई आई नहीं रही है, और कंट्रीज में नए स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, इंडिया में ऐसा क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको किसी ने रोक के बैठा हुआ है, किसी मार्केट में बहुत समझिएगा पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो कुछ गड़बड़ है। पकड़ में आया? तो देखिएगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इनोवेशंस। और पता तुमको लास्ट जो दो है ना बड़े इंटरेस्टिंग है, M&N, ये कहता है रिलेटिव एडवांटेज बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अरे पैसा रेवेन्यू के टर्म में बिजनेस कर रहे हो, पैसा बढ़ा रहे हो, अपना GST पे कर रहे हो, GST पे करके टैक्सेशन आ रही है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, ठीक है। बाय एनी कॉम्बिनेशन हैविंग और लाइकली टू हैव एप्रिशिएटेड एडवर्स ऑफ कंपटीशन, ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा कि ऐसा भी है क्या, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक एडवांटेज तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी कैसा है। और तुम्हें पता है एम भी बड़ा खतरनाक है, कहता है वेदर द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन आउटवे समझते हैं ओवरबर्डन द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ एनी। बड़ी मजे की बात बताता हूं, देखो सुनो ध्यान से। एम वाला पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है और बहुत यूजफुल है एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए। अगर मुझे कहा जाए कि आपको कोई टॉप बेस्ट क्वेश्चन अगर देना है बुद्धि टेस्ट करने के लिए, मैं एम से क्वेश्चन रखूं, सॉरी एन से। समझना क्या है, ये कह रहा है कि ऐसा क्या, अगर ऐसा हो रहा है मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है और कॉम्बिनेशन से होने वाले बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं, भले ही वो एडवर्स इंपैक्ट छोड़ रहा है, मतलब एडवर्स इंपैक्ट ऑन कंपटीशन है उसका, लेकिन उससे हमको फायदे बहुत हो रहे हैं। ऐसे केस में याद रखिएगा CCI इसे अप्रूव कर देगा। क्या सर उसका इंपैक्ट एडवर्स होने के बावजूद भी CCI उसे अप्रूव कर देगा? आंसर इज यस। क्या होता है समझो, जैसे मान लो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जबरदस्त लेवल पे कंपटीशन चल रहा है और पकड़ में आ रहा है, बोला हाँ ठीक है सर। अब चाइना भी आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है, यूएस भी कॉम्पीट कर रहा है, और उससे अल्टीमेटली ना इंडिया पे इंपैक्ट भी बहुत जबरदस्त आ रहा है। अब इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आपस में कॉम्बिनेशन करके क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना मार्केट स्टैब्लिश करना चाहते हैं आपकी कंट्री के अंदर, है ना। जैसे मान लीजिएगा आपकी कंट्री अगर ज्यादा इंपोर्ट करेगी, ध्यान सुना, आपकी कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करेगी तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी का बैंड बजेगा। किसी भी कंट्री का सबसे अच्छा लेवल आपको देखना है, इकोनॉमिक लेवल टेस्ट करना है, तो ये देख लीजिएगा कि वो कंट्री सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर रही हो। जो कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बहुत करेंगी उनकी याद रखिएगा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहेगी। कोविड के ड्यूरेशन में भी चाइना, जहां से बदतमीजी शुरू हुई थी कोविड की, ठीक है, आप लोग जानते हैं ना कि इकोनॉमी में जहां बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी के अंदर का देखा जाए ग्रोथ रेट डाउन पड़ गया था, ठीक है, मतलब क्या अभी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम तो पढ़ा होगा। चाइना एक ऐसा था जिसकी इकोनॉमिक ग्रो कर रही थी, क्योंकि ना वो बादशाह किसी चीज का एक्सपोर्ट करने का। बात समझिएगा, अब हम यहां कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन एडवर्स इंपैक्ट छोड़ रहा है, लेकिन उससे होने वाले बेनिफिट्स बहुत हैं, तो CCI उसको अप्रूव करेगा। मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है भाई, आओ देखो। इट इज रिक्वायर्स दैट the commission to evaluate whether the benefits of combination outweigh the adverse impact of combination, if any. Other words, if benefits of combination outweigh the adverse effect of the combination, the commission will approve the combination.
अगर ज्यादा है बेनिफिट्स, अगर ज्यादा है तब। लेकिन अगर कन्वर्सली द कमीशन में डिक्लेयर सच अ कॉम्बिनेशन एज वॉइड, मतलब एक वजह की बात देखियो, अगर उसके बेनिफिट्स ज्यादा है कॉम्बिनेशन के और अगर उसे हम कंपेयर कर रहे हैं एडवर्सिटी से तो अप्रूव हो जाना है, लेकिन अगर नहीं है बेनिफिट्स तो इसके अंदर उसे अप्रूव नहीं करेंगे। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया, खास तौर से जब करते हैं जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा जबरदस्त कॉम्पिटिशन हो और आप इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, स्पेशली उस समय पे ऐसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए, सो उम्मीद कर रहा हूं पहले तो ये सारे फैक्टर्स अब आप याद हो गए होंगे, इतनी बार बोले हैं, समझाए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिलेवेंट मार्केट एंड रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। एकदम इजीएस्ट फॉर्मेट में रेडी किया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ बच्चों को बार बार कहते हैं सर इजी इजी इजी, आप कितना इजी, आओ याद कर लेते हैं एक बार, फटाफट याद कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझो, रिलेवेंट मार्केट का डेफिनेशन कई बार एग्जाम में आ जाता है, मैं आपको बता दूं, इसलिए इस भरोसे मत जाना कि अरे तो एग्जीक्यूटिव लेवल का क्वेश्चन है हमसे कौन पूछेगा, अरे क्यों नहीं आ सकता, एग्जीक्यूटिव में भी आता है क्वेश्चन और ये फाइनल में भी पूछ सकता है। रिलेवेंट मार्केट का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, रिलेवेंट मार्केट का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो आओ देखो पहले याद करते हैं, रिलेवेंट मार्केट क्या है? अ मिक्स ऑफ रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। ज्योग्राफी का मतलब यहां पर लोकल लोकेशंस हो सकती हैं मार्केट के लिए, नेशनल हो सकती हैं, इंटरनेशनल लोकेशन हो सकती हैं, और इन सर्टेन केसेस कभी कभी तो ग्लोबल, अरे चल जाओ यार, ग्लोबल लोकेशंस हो सकती हैं मार्केट। ज्योग्राफी से मतलब हो रहा है पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक बार एग्जांपल समझते हैं, फटाफट समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिएगा शुगर मैन्युफैक्चरिंग का हम बात करें, शुगर मैन्युफैक्चरिंग का बात करें। अब आपने देखा होगा यूपी बिहार साइड में ना, यूपी बिहार साइड में, यूपी का एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पर शुगर मिल्स बहुत हैं। ठीक है, अब मान के चलो, क्योंकि ऑफकोर्स सर बात सीधी सी बात है, वहां पानी का जो सोर्स है वो अच्छा खासा अवेलेबल है और शुगर केन के लिए चाहिए हमें पानी। अब क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग की, शुगर मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिएगा यूपी में हो रही है, लेकिन अगर उसका सेटअप, अगर सपोज करो उसका सेटअप अगर स्टैब्लिश किया हुआ है, किसका, फैक्ट्री का, वो राजस्थान में किया हुआ है, क्या मैं तो आप सोच के देखो जरा कि वो यहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, पहले ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद में वो राजस्थान आएगा या मैन्युफैक्चर होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा अल्टीमेटली। अब हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, तो हम ज्योग्राफी से मतलब बात कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी भी उसी लोकेशन में है और उसी के नियर बाय एरिया में हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर उसकी ज्योग्राफी से रिलेट करने वाली मैन्युफैक्चरिंग है। बात पकड़ में आ रहा है? अच्छा इसका और एग्जांपल दूंगा, आप समझाऊंगा अभी। ये सिर्फ ज्योग्राफी को, ज्योग्राफिक मार्केट को जो अक्सर है ना अटरम सटरम कर देते हैं उसको क्लियर करने के लिए करता। सो रिलेवेंट मार्केट का मींस क्या है? मिक्स ऑफ ज्योग्राफिक रिलेवेंट, मिक्स ऑफ रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। एंड अगर सिंपल वर्ड में कहें, सो इट्स अ मार्केट डिटरमाइंड बाय द सीसीआई विद रेफरेंस टू, मार्केट डिटरमाइन मतलब मार्केट डिटरमाइन मतलब मार्केट, यहां पर रिलेवेंट मार्केट का मतलब who will decide, CCI determine, कह सकता है कि वो कहेगा रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट है या रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट या बोथ। किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को देखते हुए सीसीआई कहेगा कि ये पर्टिकुलर रिलेवेंट मार्केट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, या तो ज्योग्राफी के कंडीशन में बोलेगा, जैसे जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी कहा शुगर की मैन्युफैक्चरिंग यूपी बिहार साइड में, तो उसकी ज्योग्राफी के कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। ऐसी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वहीं पर रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, अभी वो भी बताऊंगा प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे कैसे से करें, एंड बोथ। तो सिंपल सी बात है, रिलेवेंट मार्केट की डेफिनेशन क्या हुआ? रिलेवेंट मार्केट मींस अ मिक्स ऑफ रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, एंड मार्केट व्हिच डिटरमाइंड बाय द सीसीआई विद रेफरेंस टू रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट एंड रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। और बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। वैसे मैं तुम्हें बताऊं रियलिटी डेफिनेशन है बहुत एलैबोरेटिव है, छोटी सी बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो इसकी एक अच्छी खासी डिटेल डेफिनेशन है इसका, अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन पर पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करें। अच्छा, अब रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट कंप्राइज द एरिया इन विच द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन,
इन विच द कंडीशन कहता है मार्केट डिटरमाइन द एरिया, मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया। मेरे साथ बोलो ना, रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया। जैसे अभी मैंने कहा लोकल एरिया, नेशनल एरिया, इंटरनेशनल एरिया। जैसे बिजनेस अगर आप लोकल एरिया में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर बिजनेस चल रहा है किसी पर्टिकुलर चीज का, या नेशनल लेवल पे चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया इन विच कंडीशंस ऑफ कंपटीशन, इन विच कंडीशन ऑफ कंपटीशन, किन किन चीजों के लिए? आओ देखो, जिनको डेफिनेशन फिर भी याद करने में दिक्कत आता हो तो वो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्विकली याद हो जाएगी डेफिनेशन। तो मार्केट कंप्राइज द एरिया इन विच द कंडीशन ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। या तो गुड्स की बात हो रही होगी या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की, या डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दो बातें, सप्लाई ऑफ गुड्स और, जैसे भी मैंने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, देन सप्लाई कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या डिमांड ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। डिस्टिंक्टली होमोजीनियस, डिस्टिंक्टली होमोजीनियस का मतलब एब्सोल्युटली सिमिलर, डिस्टिंक्टली मतलब, डिस्टिंक्टली होमोजीनियस मतलब एब्सोल्युटली सिमिलर, सिमिलर एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड कहां से कर सकते हैं डिस्टिंग्विश? फ्रॉम द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरिया। जैसे मैंने कहा भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूपी बिहार साइड में, यूपी में अगर स्पेसिफिकली कहूं, ज्यादा मील्स है यूपी के अंदर, ठीक है, उसको हम कंपेयर करें उसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान से, नहीं बैठेगा। राजस्थान में सरसों का खेती होता है और मस्टर्ड ऑयल यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, बट वहीं पर अगर हम बोले उसी को अगर यूपी में, तो दोनों में डिफरेंसेस आता है। बात पकड़ में आ रहा है? डिस्टिंक्टली होमोजेनियस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरिया। कब याद करोगे? अभी बोलो, बोलो क्या कह रहा है? मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया इन विच द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड डिमांड ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज distinctly homogeneous can be distinguished, distinctly homogeneous and can be distinguished from the conditions prevailing in the neighboring area। अच्छा, वही हम डेफिनेशन अगर हम प्रोडक्ट की देखते हैं, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, आ जाओ भाई, कहां गए? रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, वहां पर भी क्या हो रहा है? अच्छा, कह रहा है कंपैरिजन द ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कहता है रिलेवेंट मार्केट मींस, relevant product market means a market comprising all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable। जैसे हमने अभी बोला कॉफी एंड टी का एग्जांपल लिया, ठीक है, इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल, कहता ऑल दोस प्रोडक्ट्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो कंपटीशन पे इम्पैक्ट करता है। अभी जैसे लोगों का मान लीजिएगा टेस्ट बदलने लग गया। अब जैसे यू नो व्हाट, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी चाय वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया, तो लोगों का टेस्ट अगर चाय की तरफ जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो कॉफी के कंज्यूमर्स कम होने लगेंगे। अब वो किस स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट हम यहाँ कर रहे हैं relevant product market means market comprising the all those products and services which are interchangeable, substitutable by the consumers by reason of the characteristics of the products, क्योंकि उनकी characteristics almost same सी हैं, या services भी हो सकती हैं चीज, अगर हम सर्विस का एग्जांपल हैं, उनके prices, their prices and intended use। ये हमारी क्या है डेफिनेशन? रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आ सकता है 2-2 नंबर के लिए आ जाए और फिर कोई आपसे पर्टिकुलर फैक्टर पूछ ले, तो छोड़ के मैं जाना है। अब आइए देखते हैं फटाफट से हमारे फॉर्म्स फाइलिंग। 2 तरह के फॉर्म्स यहाँ पे फाइल किए जाएंगे, याद रखिएगा, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। इस पर शेड्यूल सेकंड, एक पहले ही बताया था, फॉर्म 1 एंड 2 यहाँ पे जो 2 फॉर्म मिल रहे हैं ना अलग से, वो समझ ना, वो लिमिट की वजह से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर फॉर्म आपने तो फॉर्म 2 ही बताया था। भैया फॉर्म 2 ही है, सीसीआई को नोटिस देने का फॉर्म 2 ही है, लेकिन फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो है वो बेसिकली ये डिसाइड करता है कि कॉम्बिनेशन होने के बाद में मार्केट शेयर कितना परसेंटेज बढ़ा। मार्केट शेयर, और शेयर वाला नहीं कह रहा हूं, सिक्योरिटी वाला। मार्केट शेयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका कितना, सपोज आपका कितना कंज्यूमर बढ़ गया कॉम्बिनेशन के बाद, वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 2 फॉर्म्स हैं, स्केड्यूल, स्केड्यूल मेरे साथ याद करो भाई, एग्जाम में फाइनल के स्टूडेंट को तो लिख के आना है भाई, अच्छे से लिख के आना है। एक तो मार्क्स वो देना की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। अरे आपको लिखना बहुत जरूरी है, आपका लिखना बहुत जरूरी है, आप समझिएगा चीज को। अगर आप लोग लिखेंगे नहीं ना, ये चीजें मेंशन नहीं करेंगे, मार्क्स आपका बहुत मेहनत करना पड़ेगा फाइनल पास करने के लिए, आपके आंसर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आओ देखो, स्केड्यूल सेकंड, स्केड्यूल सेकंड में 2 फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2, वो दोनों ही समझाता हूं, 2 मिनट का खेल है बस, ठीक है।
दोनों की फीस भी अलग है। एक की फीस है 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपीस, एक ही फीस है 50 लाख रुपीस। अब थोड़ी समझ में आ रहा होगा फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में डिफरेंस कैसे आएगा, फीस में डिफरेंस इतना बड़ा है। सर क्या 15 लाख फीस है? हाँ जी, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। आओ फटाफट समझते हैं पहले एक बार। कहता है फॉर्म फाइलिंग seeking the approval of proposed combination, party combination are required to give notice to the CCI by form filing form 1 और 2। और ठीक है, अच्छा स्केड्यूल सेकंड में लिखा हुआ है। अब कैसे देंगे, ध्यान सुनना बस 2 मिनट सीख लेंगे। फॉर्म 1 आ गई हमारा, फॉर्म 1 के अंदर कब, फॉर्म 1 में अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जो भी पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन, क्या पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन, स्क्रीन पे आओ देखो एक बार, पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन एंगेज इन प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल, ट्रेड ऑफ सिमिलर, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सिमिलर, आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूटेबल सर्विसेज। यहां पर एग्जांपल चाहो तो नोट कर सकते हो, वोडाफोन और आइडिया दोनों, वोडाफोन एंड आइडिया, वोडाफोन भी टेलीकम्युनिकेशन, आइडिया भी टेलीकम्युनिकेशन। बात पकड़ में आ रहा है, एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे। या कोई भी जैसे जैगवार और टाटाज, वो भी कार में सेगमेंट में डील करता है, टाटा भी कार सेगमेंट डील कर रहा था आपस में, अभी एक्विजिशन किया ना, एक्विजिशन किया था वो भी ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन, मतलब एक्विजिशन मींस आल्सो कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो टाटा जैगवार प्रोडक्ट्स में तो क्या कर रहा है, पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन इन द प्रोडक्शन हो, चाहे वो सप्लाई हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टोरेज हो, सेल हो, ट्रेड हो, similar identical substitutable goods and provision services, identical similar substitutable services and combined market share parties of the combination after such combination is not more than 15% the relevant market। अगर कंपनी A प्लस B कॉम्बिनेशन होने के बाद में इन दोनों का कंबाइंड मार्केट परसेंटेज, मतलब इनका कंज्यूमर या कस्टमर्स 15% से ज्यादा नहीं है। 15% कैसे निकालेंगे, जैसे एक कंपटीशन मान लीजिए कि मार्केट है जिसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन का मैंने एग्जांपल लिया था, अलग अलग कॉम्पिटिटर हैं, उनके खूब सारे कस्टमर्स होंगे, तो कितना परसेंटेज कस्टमर किसका है, ऐसे हम देखेंगे। अगर मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया आपस में मिलने के बाद इनका अगर 15% से कम, मतलब 15% या उससे कम, मतलब अगर कहेंगे 15% उससे कम है, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया वर्ड नॉट मोर देन 15%, 15% से ज्यादा ना हो, 15% या उससे कम, ठीक है। तो आपको फॉर्म 1 फाइल करना है, ठीक है, 15 लाख रुपीस फीस लगने वाला है। फिर दूसरा बात आता है, ध्यान सुनना, अगर पार्टीज डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे, स्टोरेज पे, डिफरेंट स्टेज पर हैं, क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, engage in different stages or level of production chain in different markets in respect of production, supply, distribution, storage, sale, trade in goods or provision services। different level of stages of production पे हो सकती है। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, एक कंपनी का सीपीयू बना रहा है, एक कंपनी कंप्यूटर का सीपीयू बोल रहा हूँ, ठीक है, एक मॉनिटर बना रहा है, तो दोनों अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही अचीव करना है, लेकिन दोनों का डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे वर्टिकल हम देखते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर, क्लियर। और उसमें या तो आफ्टर कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल देखो यहाँ पे इंडिविजुअल या आफ्टर कॉम्बिनेशन मार्केट नॉट मोर देन 25% है, तो फॉर्म 1 लगाना है हमको, ठीक है। अब फॉर्म 2 कब लगेगा, बहुत सिंपल सी बात है, जब 15% से ज्यादा क्या हो रहा है, मार्केट शेयर हो रहा है, या 25% से ज्यादा मार्केट शेयर हो रहा है, तो फॉर्म नंबर 2 लगेगा। इतना याद करना है। कहां लिखा हुआ है, शेड्यूल सेकंड में लिखा हुआ है, ठीक है सर। अब आगे का बात आता है टाइम पीरियड फॉर ओपिनियन, प्राइमा फेसी ओपिनियन। अब सीसीआई को जब आपने फॉर्म 1 या 2 जो भी फाइल किया होगा, उसके बाद 30 डेज के अंदर अभी क्या होना, सीसीआई को ना एक ओपिनियन, अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन ड्रॉ कर लेना है विद इन 30 वर्किंग डेज, 30 वर्किंग डेज के अंदर। प्रिंसिपल नोटिस कि भैया यहाँ पर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है या नहीं। याद रखिएगा ये प्राइमा फेसी है, ठीक है, कंक्लूसिव नहीं है, प्राइमा फेसी है। लगता है तो उसके आगे वो कंटिन्यू करेगा, तो 30 डेज के अंदर उसको कर देना है। और फाइनल ऑर्डर आपको याद होगा 210 डेज, अब तक रट्टा मार मार के थक गए हम लोग। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A याद रहेगा। पता है मुझे ये इतना परेशान करता है यार, ये बार बार हिल के। चलो क्लियर एकदम यहां तक का। चलिए फॉर्म्स टू बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये मजे की बात है। देखो फॉर्म 1 फिलअप करेगी कंपनी, मतलब पार्टीज ऑफ द कॉम्बिनेशन, या फिर फॉर्म 2 फिलअप करे।
अब ध्यान से सुनना, अगर ये एक्विजिशन होता, कॉम्बिनेशन इन द नेचर मान लीजिएगा एक्विजिशन की फॉर्म में होता, तो ऑफ कोर्स जो एक्वायरर है वो फाइल करता, ठीक है। लेकिन अगर ये मर्जर या अमलगमेशन होगा तो उसमें दोनों जो पार्टीज हैं, मतलब कंपनी दो या दो से ज्यादा कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो कॉम्बिनेशन कर रही हैं इन द नेचर ऑफ मान लीजिएगा मर्जर या अमलगमेशन। तो जो पार्टीज हैं टू द कॉम्बिनेशन वो ज्वाइंटली एप्लीकेशन फाइल करेंगी। अब इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर ये फाइल करते वक्त प्रॉपर डिटेल्स नहीं दी उन्होंने या इनकम्प्लीट डिटेल्स दी हैं, तो याद रखना डिले जो होगा उसमें पार्टी लायबल होगा। फिर ये नहीं हो सकता कि पार्टी ये बोलेगी जाके कि अरे कॉम्बिनेशन का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीसीआई को आप कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, क्लियर। नहीं तो अगर जो 30 डेज और 210 डेज का अगर डिले होने का रीजन अगर इस वजह से आता है कि पार्टी टू द कॉम्बिनेशन पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो पार्टी लायबल है भाई, हम लायबल नहीं है। फीस अभी बता ही दिया है 15 लाख रुपीज इन फर्स्ट केस, मतलब फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म सेकंड में 50 लाख रुपीज। क्लियर। कैसे दे सकते हैं भैया, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दीजिएगा, चेक में दे दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दीजिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में जाएगा, फंड जो है कंपटीशन फंड के नाम से। फाइलिंग प्रोसेस अगर देखें फटाफट से, देखो ये भी रीड करने वाला पाता है। इन केस मैंने बता दिया, इन केस ऑफ एक्विजिशन अगर होगा तो यहाँ पर एक्वायरर फाइल करेगा, अगर मर्जर अमलगमेशन है तो पार्टीज ज्वाइंटली फाइल करेंगी, ठीक है सर। ये भी एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है यहाँ पे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मान लीजिएगा जो पार्टीज कॉम्बिनेशन कर रही है उनकी कॉन्फिडेंशियल ट्रेड सीक्रेट से, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से, जैसे जनरली एग्जांपल समझते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, उसमें से एक कंपनी जो है वो अपनी एक इन्वेंशन के अंदर बिजी है, अभी इन्वेंशन कर रही है, ठीक है, और इन्वेंशन अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाया उसने। अब दिक्कत क्या है कि अगर इन्वेंशन अगर पब्लिकली डिस्क्लोज हो जाता है और कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है, या कोई ट्रेड सीक्रेट है वो अगर डिस्क्लोज हो जाता है पब्लिकली, तो ये दिक्कत कर देगा। ऐसे केसेस में जब कॉम्बिनेशन की डिटेल दी जा रही होगी, प्रपोज कॉम्बिनेशन की, तो पार्टीज रिक्वेस्ट करेंगी सीसीआई को कि ये जो इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, और इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से, इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी सबमिट करेगा। किसकी? जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करता होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन के लिए मैंडेटरी है कि उसके लिए जस्टिफाई रीजन दे कि क्यों आप इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कर रहे हो। किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर देते वक्त कि भैया ये क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज इट। हाँ, सीसीआई इस पे नहीं मानेगा उसे कॉन्फिडेंशियल, स्टेटमेंट देके नहीं काम चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है तो आपको उसका जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उसको सीसीआई पब्लिकली नहीं बताए। इतना सा ही यहाँ पर कहानी है, सिर्फ रीड करनी है और कुछ नहीं करना है। और ये जो 3-4 पॉइंट बोले हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि जब यहाँ पर ये नोटिस फाइल किया जाएगा पार्टीज विद द कॉम्बिनेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज करेंगे। वो जो पर्सन ऑथराइज होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड उसे साइन करेगा। क्लियर। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कि यहाँ पर जो है कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी, उस केस में क्या होगा कि ध्यान समझो, जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी उस केस में क्या होगा कि या तो बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज किया गया होगा, या दूसरा काम क्या हो सकता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, अगर उसने बोर्ड रेजोल्यूशन की तरह ऑथराइज नहीं किया है तो ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए इस फेवर के पर्सन के फेवर में जो नोटिस एग्जीक्यूट करेगा। ऑलराइट सर। और कोई डॉक्यूमेंट अगर भैया किसी और लैंग्वेज के अंदर है तो भाई सीधी सी बात है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए। अब ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये एक बार रीड करना है, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, इसलिए सुना दी कहानी पूरी, ठीक है। ऑलराइट, समरी ऑफ कॉम्बिनेशन। अब समरी ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि भैया पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा कॉम्बिनेशन का जो आप सीसीआई को इन्फॉर्म कर रहे हो ना फॉर्म 1 और 2 के अंदर अकॉर्डिंग। तो कहता है नॉट लेस देन 2000 वर्ड्स। वो याद करो स्कूल में आता था ना ऐसे राइटिंग। ऑलराइट, एंड वेबसाइट पे डिस्क्लोजर देंगे, ऑफ कोर्स सीसीआई की वेबसाइट पे डिस्क्लोजर आएगा आपके कॉम्बिनेशन डिटेल्स का, नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। क्या डिटेल देंगे? पूरी की पूरी वही डिटेल्स लिखेंगे जो हम अभी कॉम्बिनेशन सीखते आ रहे हैं, क्या क्या है, टर्नओवर क्या है, एसेट्स क्या है, पार्टीज का डिटेल्स क्या है, ठीक है, नेचर क्या है, वो सब डिटेल्स हम बताएंगे। वो सिर्फ एक बार ये रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे। चलो ऑलराइट, यहाँ तक क्लास आया। अब एक बड़ी अच्छी बात, आज का गवर्नेंस का कॉपी कुछ का टेस्ट किया है, कुछ का एग्जाम में अभी रह रहा है, लेकिन जिनका देखा है अच्छा परफॉर्म किया है, जिनकी क्वेरीज थी ना उनकी क्वेरीज मैं आंसर कर दूंगा डिफरेंटली, ठीक है, क्योंकि सभी सबका कॉपी तो आ जाना दो यार, फिर आपका आंसर भी करेंगे क्वेरीज का। दूसरी बात, कोई भी टेस्ट बच्चा मिस मत करना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई क्लास भी मिस मत करना। क्लासेस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ,
इंश्योर कर रहा हूँ अच्छा स्कोर तुम करोगे। ऑलराइट, फिर बात चेक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा।